हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है यार। विनायक, संजू, सचिन, आर्यन, तौफीक, मालिक, अंजलि, प्रीति, अंकिता, पुष्पांजलि, ऋषि, हिरांजन, जूली, संजय, अश्विन, अंजलि, प्रियंका, आर्यन, आप सभी का स्वागत है यार। फटाफट आ जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के सभी लोग, ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें, जिसको अभी पता नहीं है कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सो एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, सभी लोग जो है बाकी को शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ सकें। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो गाइज, आज जो है हम डिस्कस जो करने वाले हैं दोस्तों, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में। ठीक है, कल हमने बताया था क्या होता है क्या नहीं होता। जल्दी से एक बार मैं उसको भी बताऊंगा, आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि क्या होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़, कौन कौन से हैं, क्या फंडा है, क्या नहीं है। सो फटाफट एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो बैच है दोस्तों, ये अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यूपीएससी सीएससी 2020-2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सुमित 10 यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे 10% ऑफ के लिए आप इस कोड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। कोड क्या है दोस्तों? आपका कोड है सुमित 10। सुमित 10 आप यूज़ करेंगे, आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपका तो आज का टॉपिक जो है हमारा, वैसे बायोडाइवर्सिटी हमने शुरू भी कर दिया एच। अब 2 दिन बायोडाइवर्सिटी चलेगा यार, एक तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन आपका बायोडाइवर्सिटी की क्लास आपकी होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन जो है आपका वो मिशन आईएएस के अंदर में वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी। तो अभी चीज़ें बहुत सिंपल है, अब एक एक दिन का ऑल्टरनेटिव का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का चक्कर नहीं है। आप सिंपल चलेगा दोस्तों, क्या सिंपल चलेगा कि आप सैटरडे, आपका वेडनेसडे और फ्राइडे 2 दिन आप मेरे साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी करोगे, और 3 दिन अपना यहाँ पर क्या चलेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चलेगा। ठीक है, सो वैसे भी आप पता है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। कहाँ पर? आपका प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ये सुमित 10 जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा कोड है। इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो टू गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज मेरे चल रहे हैं दोस्तों, प्लस कोर्स बहुत सारे चल रहे हैं। सारे के सारे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, सारे के सारे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना है, एंड दैट कोड इज नोन एज द सुमित 10। सुमित 10 थ्रू ईयर का अनअकैडमी पे जो सब्सक्रिप्शन है, वैसे इसका प्राइस है 64,000। यू कैन गेट दिस एंटायर कोर्स ओनली एट 57,000। 57,000 रुपये में मिल सकता है आपको। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, वैसे इसका प्राइस जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट ये आपको मिलेगा कितने में? ओनली 39,000। सो पहली जो चीज़ है वो क्या है दोस्तों, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हो तो यू विल गेट द कांस्टेंट गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपको मैं थ्रू आउट द प्रोसेस आपको कांस्टेंट गाइड करूंगा और मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा दोस्तों। कोड जो रहेगा मेरा, कोड क्या रहेगा? सुमित 10। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करते हो तो अभी अनअकैडमी के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है मेरा, उसके बाद मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है मेरा, उसके बाद मेरा इंडियन ज्योग्राफी का भी बैच चल रहा है, इकोलॉजी का भी बैच चल रहा है, और बहुत सारे और भी बैचेज अपने हैं। सो आप आ सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ठीक है, सुमित 10 अपना कोड है, इस कोड का आप यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट ऑल दीज क्लासेस। आपको सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ये लाइव मिल जाएंगे। आप आइए, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी की मैं बात कर रहा था दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी में मैंने बोला था कि क्या क्या हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ये कुछ चीज़ें थी जो हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। तो अभी हमारा बायोडाइवर्सिटी पहला ही टॉपिक जो है वो चल रहा है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर में हमने क्या डिस्कस करना था, बाकी इसके अंदर हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, चाहे वो एनिमल के अंदर में आती हो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैव विविधता, जीवन की जो विविधता होती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी अपने को डिस्कस करनी है। अब बायोडाइवर्सिटी 2 टर्म्स में होगी, एक तो एनिमल में और दूसरा प्लांट में। दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। इंडिया की, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी हम नहीं पढ़ेंगे।
उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के अंदर में कौन से कानून हैं, कौन से लॉ हमने बनाए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद में मराइन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जिसके अंदर में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सारा पढ़ेंगे। कंजर्वेशन एफर्ट्स जो सरकार और जो अलग अलग कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं तो सोसाइटी के द्वारा टू कंजर्व दी स्पीसीज, एंडेंजर्ड आपका वल्नरेबल स्पीसीज, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। साथ ही साथ मैंने बताया था पहला जो टॉपिक हमारा बायोडाइवर्सिटी, इसमें हमने पहला नॉर्मल बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हमने बताया लेवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल पर हो सकती है, आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। मैंने बताया उसके बाद मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो तरीके से होती है, पहला स्पीसीज रिचनेस और दूसरा स्पीसीज इवननेस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज के बारे में बताया कि बायोडाइवर्सिटी से हमें कितनी प्रकार की सर्विसेज जो हैं वो मिलती हैं। साथ साथ हमने बात किया कंजर्वेशन मोड के बारे में, कितने प्रकार के कंजर्वेशन मोड्स होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के कंजर्वेशन मोड होते हैं सर, इन सीटू और एक्स सीटू, दो प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास कंजर्वेशन मोड। बोटेनिकल गार्डन और जू के बारे में बताया, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है और जू क्या होता है, दोनों चीज़ों के बारे में हमने बताया आपको। मैंने रेड बुक के बारे में डिस्कस किया जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो रेड बुक पे सीधा लेके चलूंगा मैं आपको दोस्तों, रेड बुक क्या है। सो रेड बुक पढ़ने से पहले को अगर याद हो तो मैंने आपको एक बताई थी, एक हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है दोस्तों, IUCN। सो IUCN बेसिकली इट्स एन एनजीओ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। बेसिकली इट इज एन ये क्या है आपका, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दिस इज एन एनजीओ, ये मल्टीलेटरल एनजीओ है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसके अंदर में शामिल होते हैं। सो इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है आपकी, जो आपका नेचर को कंजर्व करने के फील्ड में काम करती है। किस लिए काम करती है, ताकि आज के जो रिसोर्स है वो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करें, हम सस्टेनेबली उनको यूज़ करें ताकि आज की जनरेशन की भी नीड सेटिस्फाई हो सके और फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो इसके अंदर में इसका काम क्या होता है, IUCN का काम होता है बहुत जगह से डेटा गैदर करना, डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना, उस पर रिसर्च करना और फिर अलग अलग एजुकेशन कैंपेन चलाना, अलग अलग गवर्नमेंट को लॉबी करना, गवर्नमेंट को जाके मतलब बहलाना कि ठीक है भाई गवर्नमेंट को हम पटा रहे हैं कि ठीक है यार आप ये कंजर्वेशन एफर्ट चलाओ, ये चलाओ। सो यही इसका क्या होता है, काम होता है। बेसिकली एक एनजीओ है, डेटा कलेक्ट करती है किसके ऊपर दोस्तों, आपका दुनिया भर में जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं हमारी, जो वाइल्ड लाइफ, उनके ऊपर डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद उस डेटा का एनालाइज करना, उसके ऊपर रिसर्च करना और फिर आज उस पर एजुकेशन और अलग अलग कैंपेन जो है वो चलाना। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट काम क्या है दोस्तों, IUCN का अगर मैं सबसे बेस्ट काम बात करूं तो वो क्या है दोस्तों, इसकी रेड बुक। ठीक है, सो रेड बुक जो है इसकी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड बुक के अंदर क्या है, जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैं उनको हमने यहाँ पर क्लासीफाई किया हुआ है, कैसे मैं बताऊंगा। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, ग्लैंड कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपका, इस रेड बुक के बारे में क्या है, ये रेड बुक एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विच इज क्रिएटेड फॉर रिकॉर्डिंग इंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज ऑफ द प्लांट, एनिमल, फंगी एज वेल एज दी सम लोकल सब स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया। ये रेड बुक क्या है दोस्तों, ये कलेक्शन है बहुत सारे आपके जीव जो हैं जो रहते हैं, प्लांट हो चाहे वो आपका जंतु हो चाहे वो फंगस हो, इन सब का हमने एक वो बना रखा है, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। ठीक है, किसके बेसिस पर कि वो कितना थ्रेटन्ड स्पीसीज है, उसको खतरा कितना है, उसके खतरे के आधार पर हमने यहाँ पर अलग अलग जीवों को, अलग अलग पौधों को, अलग अलग फंगस को, मतलब अलग अलग जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, उनको हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और पर्पज़ क्या है दोस्तों, हमारा पर्पज़ सिर्फ एकमात्र पर्पज़ है दोस्तों, और वो पर्पज़ क्या है दोस्तों, पर्पज़ है कि उनके थ्रेट के हिसाब से उनको अरेंज करना। ठीक है, The Red Data Book help us in providing complete information for research, studies and also for the monitoring of the program on the rare and endangered species and their habitat. एक और फ़र्क है दोस्तों, एक और काम है इसका रेड लिस्ट डेटा बुक का। इसका काम क्या है दोस्तों, ये हमें कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, उनके ऊपर रिसर्च मिल जाती है, स्टडी मिल जाती है, और उसके बाद में हम उस स्पीसीज़ को जो खतरे में है, जिसको खतरा है दोस्तों, उसको हम उसी के हैबिटेट के अंदर में प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, दिस बुक इज मेनली क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट दो स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन। पर्पज ही क्या है दोस्तों, ऐसी जो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, लुप्त होने वाली, उनको बचाना ही हमारा क्या है दोस्तों, उद्देश्य है। सो इस बुक का और कोई उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य ही क्या है दोस्तों, ऐसी स्पीसीज जो लुप्त होने वाली है उनको पहचानना, उनकी पहचान करना और उनको लुप्त होने से बचाना, यही इसका क्या है दोस्तों उद्देश्य है। रेड डेटा लिस्ट और द रेड बुक। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो रेड डेटा बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो इसके अंदर में स्पीसीज को ना हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड,
ठीक है, उसके बाद में वल्नरेबल, उसके बाद में नियर थ्रेटन्ड, उसके बाद लीस्ट कंसर्न, उसके बाद में होता है डाटा डेफिशिएंट डीडी, उसके बाद में होता है नॉट इवैल्यूएटेड, ठीक है। सो ये आपकी अलग अलग क्या होती हैं दोस्तों, कैटेगरीज होती हैं। तो कुल मिला के इतनी कैटेगरी में इनको बांटा गया है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये तो मर ही चुका है, हमें कंफर्म है कि जो आखिरी इंडिविजुअल था ना, जो लास्ट इंडिविजुअल था इस समुदाय का, इस स्पीसीज़ का, वो मर चुका है, सीधी सी बात, तभी हम बोल रहे हैं एक्सटिंक्ट। दूसरा है दोस्तों एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है, इसका जो आखिरी इंडिविजुअल है वो वाइल्ड फॉर्म में नहीं है, अपने प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि हमने उसको कल्टीवेट किया हुआ है, ठीक है। हमने उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग की हुई है, कैप्टिविटी में है आपका, वो वाइल्ड फॉर्म में नेचुरली वो नहीं है, हमने ज़बरदस्ती उसको बस रोका हुआ है, ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, की वाइल्ड फॉर्म में अपनी जो आपकी जंगली फॉर्म में जो पाया जाता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, हमने सिर्फ उसको कल्टीवेट किया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको हम थ्रेटन्ड बोलते हैं। 3 स्पीसीज आती है इसमें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। कल लास्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया था भाई, ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसकी पिछले 10 सालों के अंदर, 10 ईयर के अंदर पॉपुलेशन 90% डिक्रीज हो गई हो, जिसमें मात्र 50 मैच्योर आपके स्पीसीज जो हैं 50 मैच्योर इंडिविजुअल ही बचे हो, और ऐसा अनुमान हो कि आगे आने वाले 10 सालों में इनकी जो जनसंख्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों 50% जो है वो आपकी लुप्त हो जाएगी इन वाइल्ड के अंदर जो जनसंख्या इनकी पाई जाती है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आगामी 10 साल के अंदर में जो इनकी जनसंख्या पाई जाती है ना वाइल्ड में, वो 50% डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्राइटेरिया है दोस्तों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एंड यूपीएससी विल आस्क दीज क्राइटेरिया। यूपीएससी आपसे यही क्राइटेरिया पूछेगी कि बताओ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, और उसमें स्टेटमेंट होगी, आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, सिंपल बात आपको बोल रहा है, 10 ईयर के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर में अगर 90% स्पीसीज कम हुई है, या 50% जो 50 मैच्योर अगर उसके इंडिविजुअल आपके प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड किसको बोलेंगे दोस्तों, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड का मतलब ये भी खतरे में है। इनमें भी वही सेम फंडा लगाएंगे दोस्तों हम, क्या कि पिछले 10 साल के अंदर, 10 ईयर के अंदर इनकी जो स्पीसीज है वो 70% जो है वो आपकी क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है। सिर्फ ये 250 मैच्योर इंडिविजुअल बचे हैं आपके। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर इनको नहीं बचाया गया, अगर हमने इसमें कुछ नहीं किया, तो आगामी 20 सालों के अंदर में इनकी पॉपुलेशन जो है वो 20% क्या हो जाएगी, आपका मैच्योर वाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो लुप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों वल्नरेबल जो होता है, इसका भी कुछ ऐसा ही फंडा होता है। तो तीनों के अंदर में मैंने आपके केस बताए थे, ठीक है। सो वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से दोस्तों। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, नॉट इवैल्यूएटेड। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और दूसरा क्या, एंडेंजर्ड। ये 2 चीज़ें जो है ना ये याद रखनी पड़ेगी, स्पेशली फॉर द इंडिया के केस में। तो आपको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो एंडेंजर्ड है ना, ये 2 याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं। तो ये 2 तो आपके बनते ही हैं दोस्तों, याद करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। तो आज मैं आपसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात करूंगा। वो भारत की सारी स्पीसीज जो क्रिटिकली क्या है दोस्तों, एंडेंजर्ड है, ठीक है। अभी बताऊंगा संदीप चौहान, हर स्पीसीज का अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होता है, ठीक है। हर स्पीसीज का अलग अलग है, और एग्जाम में पूछा भी यही जाता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो घड़ियाल के बारे में पूछा गया था कि घड़ियाल जो है उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, प्लस में क्या क्या उसको थ्रेट क्या क्या है। तो ये घड़ियाल के बारे में पूछा गया था। क्यों पूछा गया था, बिकॉज घड़ियाल जो है वो एलिगेटर स्पीसीज में सबसे बड़ा है। 3 एलिगेटर स्पीसीज पाई जाती है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एलिगेटर जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, मगर, और तीसरा जो होता है दैट इज घड़ियाल। घड़ियाल की ना लंबी चोंच होती है, स्नाउट शेप होती है, लंबा ऐसे पैनी चोंच होती है उसकी, पानी के अंदर रहता है वो, और मुख्यतः चंबल वैली के अंदर पाया जाता है, चंबल रिवर के अंदर पाया जाता है। और चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो भी घड़ियाल के लिए ही आपका बनाई गई है। तो उसके ऊपर पिछली बार लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो उसमें पूछा गया था कि उसका थ्रेट क्या है। तो थ्रेट क्या है दोस्तों, अलग अलग जगह का अलग अलग थ्रेट होता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो एक थ्रेट होता ही है। हैबिटेट मतलब उसका निवास ही आपने खत्म कर दिया। तो जब आपने निवास खत्म कर दिया तो ऑब्वियस बात है, सीधी सी बात है भाई, वो अपने आप में वो स्पीसीज खत्म हो जाएगा। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी उसके अलावा भी होता है पोचिंग, आपने शिकार किया उसका, ठीक है, या कोई और भी खतरा है, कोई लोग उसको मार देते हैं फॉर द हंट कर लेते हैं, फॉर द कुछ फूड पर्पस से करते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ उनकी वैल्यूएबल्स आपकी जो बॉडी आइटम्स होते हैं उनके लिए करते हैं। सारी बातें मैं करूंगा, बट कहने का बात क्या है, आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड सेकंड इज द वल्नरेबल स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज। दिस 2 स्पीसीज, आपको ये 2 स्पीसीज के बारे में देखना पड़ेगा कंप्लीट। पूरी जो इंडिया की जितनी भी स्पीसीज हैं उनके अंदर में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमारी बात हुई थी दोस्तों एक्सटिंक्ट क्या था, मैंने बता दिया था एक्सटिंक्ट क्या होता है। उसके बाद में एक्सटिंक्ट के बाद में जो अपनी आगे सारी बातें चली थी हमने देख लिया था। क्राइटेरिया देखो ये है किसका दोस्तों, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। ये एंडेंजर्ड का क्राइटेरिया, दिस इज वल्नरेबल। वल्नरेबल कौन होते हैं दोस्तों, रिडक्शन इन द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50% इन द लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 सालों के अंदर, लास्ट के जो 10 साल हो गए हैं ना, इनमें इनकी पॉपुलेशन 50% क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। पहली बात। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन साइज जो है, अगर इनकिन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल ही बचे हैं इसके अंदर। 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल जो है इनके अंदर बचे हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस शो करता है कि अगर हमने इनको 100 ईयर ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो वाइल्ड में इनकी जनसंख्या 10% तक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। सिंपल है। उसके बाद था नियर थ्रेटेंड। तो आप समझो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, जो एंडेंजर्ड नहीं है और जो वल्नरेबल नहीं है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका नियर थ्रेटेंड। मतलब जो इनकी कैटेगरी में नहीं आता लेकिन फिर भी खतरा है उसको, तो उसको किस में रखेंगे आपका दोस्तों, नियर थ्रेटेंड के अंदर। कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आपका है, सॉरी, इसको हम करेंगे लीस्ट नियर थ्रेटेंड। अब आता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न क्या होगा, लीस्ट कंसर्न भी ऐसे ही होगा भाई, ऐसी स्पीसीज जो ना तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना एंडेंजर्ड है, ना ही आपका वो क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, और ना ही वो नियर थ्रेटेंड है, लेकिन स्टिल उसको खतरा है, तो उसको हम किस में रखेंगे, लीस्ट कंसर्न में रखेंगे। ठीक है, सिंपल है, खत्म बात। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डाटा डिफिशिएंट, नाम से ही समझ में, इसके बारे में हमारे पास डेटा ही नहीं है। जब डेटा ही नहीं है तो क्या बात करें इसके बारे में। ठीक है, नॉट इवैल्यूएटेड, इसके हमने कभी इवैल्यूएट करने का सोचा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। ठीक है, चैट बॉक्स में तुम्हारी अलग ही दुनिया चल रही होती है यार, क्या ही करें। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक की एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो देख लो, समझ लो मेरी बात। इसकी एडवांटेज कुछ ऐसी है दोस्तों। पहली बात तो क्या है, रेड डेटा बुक से हमें ये पता चलता है किसी भी स्पीसीज के कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में अपने को पता चलता है कि उसका कंजर्वेशन स्टेटस कैसा है, किस स्टेटस पे है आपका वो। ठीक है, किस स्टेटस पे मतलब का क्या हुआ इसका, भाई वो आपका एक्सटिंक्ट है हमें पता चल जाता है, वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है वो पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हमें पता चल जाता है कि एंडेंजर्ड है, हमें पता चल जाता है कि वो वल्नरेबल है, हमें पता चल जाता है कि वो लीस्ट कंसर्न है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो पहली बात तो एडवांटेज क्या है दोस्तों, हमें उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पता चल जाता है उस एनिमल के बारे में। अब जब आपको उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पता चल गया, मुझे पता चल गया कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, पिछले 10 सालों में उसकी जनसंख्या कितनी प्रतिशत घट गई है, 90। और मुझे पता है कि उसके इंडिविजुअल कितने हैं, लगभग लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल बचे हैं। तो हमें पहली बात तो रेड डेटा बुक से क्या पता चलता है, किसी जीव का क्लासिफिकेशन कहाँ किया हुआ है, कौन सा जीव किस कैटेगरी में लाई करता है। फिर दूसरा हमें पता चल जाता है कि उसकी कितनी पॉपुलेशन है, हमारे पास कितनी पॉपुलेशन बची हुई है, दूसरी बात। तीसरा हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों, पूरी दुनिया भर के अंदर में जितने भी आपका बेसिकली ग्लोबल लेवल के ऊपर जीव जो है प्रेजेंट है, जितने टैक्सा प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इस बुक की वजह से हम ये हिसाब लगा पाते हैं कि कौन से स्पीसीज़ को कितना खतरा है। भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, मालाबार सीवेट है, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लोग क्या करते हैं उसको मीट के लिए मार देते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है उसकी हंटिंग करते हैं। तो पहले बहुत मात्रा में था, लेकिन अभी लगभग जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में एंडेंजर्ड हो जाएगा।
तो हमें इस बात का पता चलता है कि उसको रिस्क क्या क्या है, लोग क्या किसकी वजह से वो गायब हो रहा है, उसके हैबिटेट को उसके जो उसको मेजर थ्रेट क्या है। तो ये डेटा यहाँ से आपके क्या होते हैं, आपका ये डेटा यहाँ पर आपके कंपाइल होते हैं। साथ ही साथ में इनके अंदर में गाइडलाइन भी दी जाती है, इस बुक के अंदर में गाइडलाइन भी दी जाती है कि क्या प्रोटेक्टिव मेजर आप ले सकते हो। सिंपल में एक सवाल आपको मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बात बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई स्पीसीज है, जैसे मैंने बोल दिया आपका मालाबार सीविट, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको ये नहीं भी पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। अब मान लो इस नाम का कोई जीव है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि वो क्या है दोस्तों, वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता चल गया सर पिछले 10 सालों में इसकी जनसंख्या तो लगभग 90% डिक्रीज हुई है, मतलब इस पे लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी जनसंख्या के अंदर, ठीक है। पहली बात तो आपको कंजर्वेशन स्टेटस पता चला इसका कि एंडेंजर्ड है। साथ ही साथ में आपको इसकी पॉपुलेशन का भी स्टेटस पता चल गया कि लगभग 50 मैच्योर इंडिविजुअल इसके बचे हैं। 50 बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, पता चल गया आपको। प्लस आपको पता चलेगा किस टाइप का इसको थ्रेट है, थ्रेट मतलब किस टाइप की इसको क्या है दोस्तों, आपका इसके किस टाइप की आपको जो है इसको धमकी है, ठीक है, किस टाइप का इसको खतरा है वो आपको पता चलेगा इसमें, ठीक है। तो वो आप अगर आपको उसको पता चल जाएगा, थ्रेट का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने पोचिंग हो गया इसका थ्रेट, ठीक है, या थ्रेट हो गया सपोज करो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है आपके निवास का आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो निवास है ना जिसमें वो रहता है उसको ही आपने ख़त्म कर दिया। तो आपको पता चलेगा कि इसको किस प्रकार का खतरा है। जब आपको खतरा पता चल जाएगा दोस्त, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ गाइडलाइन भी होगी जिसको आप उस जीव को जिससे बचा सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा इसको पढ़ने का पर्पज़ क्या है दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके खिलाफ हम अवेयरनेस जनरेट करें उसके संबंध में। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जैव विविधता, और आपको पता है जैव विविधता हमारे मनुष्य के अस्तित्व के लिए कितनी आवश्यक है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए इसमें गाइडलाइन भी होगी। तो सारी एडवांटेज है इस किताब की। पहला, आपको किसी जीव को कैसा क्लासिफाई किया हमने, उसके कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में पता चलेगा। दूसरा, आपको पता चलेगा कि ये कितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्पीसीज की जो है वो प्रेजेंट है। तीसरा आपको क्या पता चलेगा, तीसरा आपको पता चलेगा कि ग्लोबल लेवल पर जो ये बुक है, ठीक है, इसके अंदर में कितने इस प्रकार के जीव हैं। चौथा आपको पता चलेगा क्या, कि आपको ये पता चलेगा कि इसको रिस्क क्या क्या है, इसको हैबिटेट में खतरा क्या क्या है। पांचवा क्या पता चलेगा दोस्तों आपसे, पांचवा पता चलेगा इससे कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो जिससे आप इनको बचा सकते हो। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द रेड डेटा बुक। जो रेड डेटा बुक है ना, ये इसके एडवांटेज है, ये इसके क्या है दोस्तों, लाभ है, एडवांटेज है किसके, रेड डेटा बुक से। मतलब रेड डेटा बुक से आप ये काम सारे के सारे क्या कर सकते हो आराम से, बहुत आराम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कौन से जीव को क्या खतरा है, किससे खतरा है, क्यों खतरा है, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, कैसे हम उसको जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द एडवांटेज। अगली मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो हिंदी में देखो एडवांटेज ऑफ द रेड डेटा बुक क्या है, सभी जानवर जो हैं उनके संरक्षित स्थिति की पहचान करने में मदद मिलती है। इसका उपयोग करके आप किसी भी विशेष प्रजाति की जनसंख्या का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। इस पुस्तक में उपलब्ध डेटा का उपयोग वैश्विक स्तर पर टैक्सोन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि विश्व स्तर पर कितने टैक्सोन जो है आपके क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इस पुस्तक की मदद से हम विश्व स्तर पर विलुप्त हो रहे टैक्सोन भी, जो जीव जंतु आपके, ठीक है, जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, उनके जोखिमों का हम अनुमान भी लगा सकते हैं। हम पता लगा लेंगे अच्छा ये जोखिम है, इसलिए वजह से वो लुप्त हो रहे हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने के लिए एक रूपरेखा और दिशा निर्देश भी जारी किया जा सकता है। ये क्या होंगे दोस्तों, इसके पर्पस होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको। दीज आर द डिफरेंट पर्पस ऑफ दिस रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, डिफरेंट पर्पस होंगे। ये इसके डिफरेंट क्या होंगे दोस्तों, पर्पस और एडवांटेज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के डिसएडवांटेज भी यहाँ है। क्या क्या आंसर दोस्तों, पहला, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द रेड डेटा बुक इज द इनकम्प्लीट। आधे स्पीसीज लिखे हुए हैं मैंने, आधे स्पीसीज नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, तो डेटा ही इनकम्प्लीट है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बर्ड के बारे में तो है डेटा, ठीक है, इस बुक के बारे में आपका जो डेटा है वो बहुत सारी स्पीसीज के बारे में है, जैसे बुक के बारे में, बर्ड के बारे में, मैमल्स के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जो आपका बहुत स्मॉल लेवल पर अगर जो मैं बात करूं आपका, तो बहुत स्मॉल लेवल पर जो आपके जीव पाए जाते हैं उनको इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं माइक्रोब्स की बात करूं, तो माइक्रोब्स जो हैं उनके बारे में इसमें कोई अपडेट नहीं है। तो मान लिया भाई कुछ इंपॉर्टेंट जीव जंतु जो हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपके पक्षी हो गए,
मैमल्स हो गए, तो उनके बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनके बारे में तो यहाँ पे बताया हुआ है, बट आपको किसके बारे में नहीं बताया हुआ है, यहाँ पर आपको नहीं बताया हुआ, तो किसके बारे में, जो डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं उनके बारे में कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी गई है। तो एडवांटेज भी है इस किताब के और इस किताब के डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज है द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस बुक इज़ इनकम्प्लीट। भाई इस किताब में जो आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, बट उनको अभी तक अपडेट नहीं किया गया इस किताब में, ठीक है। इस किताब में वो अपडेट है ही नहीं। जैसे सुमात्रन रैनोसोर्स है, वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका, बट स्टिल हमने उसको किस में रखा हुआ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के अंदर। वो एक्सटिंक्ट ही हो चुका है, वो है ही नहीं इंडिया के अंदर सुमात्रा रैनोसेर, ठीक है। सुमात्रा का जो एक सिंग अवल गैंडा होता है, रैनोसेर के अंदर में सबसे बड़ा जो होता है ना होता है वन हॉर्न रैनोसेर, जो इंडिया में पाया जाता है। सेकंड जो सबसे छोटा होता है उसको हम बोलते हैं सुमात्रन रैनोसेर। सुमात्रन रैनोसेर जो है वो इंडिया से गायब हो चुका है, बट स्टिल अभी भी उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो मतलब क्या है कि डेटा अपडेट नहीं हुआ है टाइम पे, ठीक है। तीसरी बात क्या है दोस्तों, जो कभी से कंट्रोवर्सी रही है कि क्या आधार क्या है यार इन डेटाओं का। जो डेटा ये दे रहा है, ठीक है डेटा दे रहा है आपको, लेकिन इसका आधार क्या है। तो कई लोगों ने तो इनके डेटा पे ही क्वेश्चन उठाए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या आधार है भाई, कहाँ से लेके आए हैं डेटा, किस किस आधार पे उन्होंने किया है। सो ये जो बुक है उसका डेटा ही जो है ना, इट इज़ स्पेकुलेटेड एंड हैज़ बीन माइड इन द कंट्रोल। उनका मानना है कि अंदाजा मार रखा है इन्होंने और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस डेटा की डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। क्या कि इस बुक में उन्होंने कहा है कि ये तो तुक्का मार रखा है इन्होंने, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने कभी रियल में डेटा गिना ही नहीं है। रियल में कौन जा रहा है इतने गिनने भाई। इसके अंदर में हम चूहे को भी गिनते हैं। चूहा देखना भी मैं बताऊंगा आपको, जो अल्वीरा रैट है या जो अंडमान स्टू है, उनको हमने क्या गिना हुआ है, दे आर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इनका मानना है कि चूहे को गिनने कौन जा रहा है, कि 50 मैच्योर इंडिविजुअल उसके बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा, बिल में थोड़ी ना घुस के आप पता करोगे। तो उसके आधार पर ये इसका जो डेटा है वो ऑलवेज ही कंट्रोवर्सी के अंदर रहा है, सदा उसके ऊपर क्या चलता रहा, विवाद चलता रहा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया इस बुक के अंदर में बहुत सारे रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। मान लिया इसमें एनिमल्स के बारे में दिया है, प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, बट इसके बारे में माइक्रोब्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रही बात आपको। सो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेज ऑफ द रेड डेटा बुक। समझ में आई ये बात दोस्तों। चलिए समझ में आई तो दोस्तों एक बार लाइक करना है सभी को, फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो यार, ठीक है। और शेयर भी कर दो बाकी लोगों के बीच साथ में, जिन्होंने शेयर नहीं किया है, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक करेंगे और बाकी लोगों को वो शेयर भी करेंगे, ठीक है। डन है ये बात। चलिए बहुत बढ़िया। वामिल फतेहपुरिया, ये हमें भी नहीं पता कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये कहाँ से करते हैं कैसे करते हैं, वी डोंट नो। और इसीलिए इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कंट्रोवर्सी में डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। तो वो डेटा कलेक्शन हमेशा ही इस बुक का वो किस में रहा है, कंट्रोवर्सी में रहा है। कुछ लोगों ने तो बोला कि स्पेकुलेट करते हैं, अंदाजा मारते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस रेड डेटा बुक। आपको पता होना चाहिए एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, ठीक है। हिंदी में चलते हैं। तो इस बुक के अंदर जानकारी जो है वो अधूरी है, पूरी जानकारी नहीं है इसमें। कई प्रजातियां विलुप्त और विलुप्त दोनों इस पुस्तकों में आपका नहीं, मतलब उनको अपडेट नहीं किया हुआ उन्होंने, ठीक है, अद्यतन नहीं किया हमने। पुस्तक के डेटा का स्रोत का अनुमान लगाया गया है, पुस्तक का जो डेटा है उसमें अनुमान ही लगाया गया है और वो काफ़ी टाइम से विवाद में है। यहाँ पुस्तक सभी जानवर, यहाँ इस पुस्तक में सभी जानवरों पौधों इनके बारे में तो ठीक है रिकॉर्ड बरकरार है, लेकिन रोगाणुओं के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, माइक्रोब्स के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, हमने आपसे डिस्कस किया था सर कि इसके अंदर में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 जो टाइप होंगी जिनके बारे में अपने को डिस्कस करना पड़ेगा वो कौन सी होंगी पता है आपको। पहला होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा होगा एंडेंजर्ड और तीसरा क्या होगा, वल्नरेबल। ये 3 प्रकार का जो स्पीसीज़ है ये अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल 3 जो है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 3 में से 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा होगा दोस्तों आपका, एक तो होगा दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। एक तो ये होगा CR जिसको हम बोलते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूंगा आपका दोस्तों तो वो क्या उनसा होगा आपका एंडेंजर्ड। सो ये 2 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, EN और CR, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज।
तो ये दो देखने पड़ेंगे आपको। तो आज मैं बात करता हूँ वो भारत की स्पीसीज जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं एंड एग्जाम में आ भी चुकी हैं, ये बहुत सारी पूछी भी जा चुकी हैं और नहीं पूछी जाए इन द कमिंग एग्जामिनेशन। आपको यूपीएससी 110% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। मतलब ये वो टॉपिक है जिनको हम बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, और इनमें से आपका यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यूपीएससी विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। चलिए, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़, क्योंकि ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे भाई, कोई इसमें वो नहीं है, तो ये देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, दिस इज़ द वाइट बाइल्ड हेरोन। आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द वाइट बाइल्ड हेरोन। अगर आपको दिख रहा हो सो मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%, 110% क्वेश्चन आना यहाँ से निश्चित है। मैं पहले ही बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप जितना लाइटली लेंगे इसको उतना ही आप लोगों के लिए नुकसान है। सो इसको लाइटली मत लो आप, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। यूपीएससी यहाँ से इस टॉपिक से बहुत बार आपका एक तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ भी चुकी है और पूछे भी जाते हैं, यहाँ से बहुत सवाल जो हैं आपके वो पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप एक बार देखिए इसको आराम से। तो दिस इज़ नोन एज द वाइट बाइल्ड हेरोन, इसको हम वाइट बाइल्ड हेरोन बोलते हैं। इसका आपका जो स्टेटस है, थ्रेट लेवल किस लेवल का, IUCN स्टेटस है इसका CR। CR का मतलब क्या होता है दोस्तों? CR मीन्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसको हम बोलते हैं वाइट बाइल्ड हेरोन। ठीक है, वाइट बाइल्ड हेरोन बोल देते हैं। एर्डिया इंसिग्निस,
इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसको साइंटिफिक भी बोलते हैं, इसको हम इंपीरियल हेरोन भी बोलते हैं और ग्रेट वाइल्ड हेरोन भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट वाइट बेलीड हेरोन, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज द वाइट बेलीड हेरोन, नॉट वाइट बेलीड हेरोन। वाइट क्यों बोलते हैं, तो इसका पेट देख रहे हो आप, पेट इसका सफ़ेद है, इसलिए इसको वाइट बेलीड हेरोन भी बोलते हैं। इसको एडिया इंसिग्निया भी बोलते हैं, आपका इंसिग्निस भी बोलते हैं, और ये इसके अलग अलग नाम है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। अब दूसरी मैं बात करूंगा ये स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, इसका हैबिटेट कौन सा है। सो इट इज अ स्पीसीज इन द स्पीसीज ऑफ द लार्ज हेरोन नॉन फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय इन द इंडिया एंड भूटान। जो आपका इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसे शिवालिक का इलाका है ना, शिवालिक पता है कहाँ पर था, नहीं पता सर हमें तो शिवालिक कहाँ था। ये हिमालय है दोस्तों, हिमालय की जो आपकी श्रृंखला है नॉर्थ से साउथ में अगर मैं बात करता हूँ तो हिमालय पर ही तो ये प्रेजेंट है, आपका हिमालय का ही आपका ये क्या है दोस्तों, भाग है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का ही वो क्या है दोस्तों, आपका एक पार्ट है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इट्स विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका ऐसे फैला हुआ है लाइक दिस। सो जो हिमालय का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, ये जो सबसे नीचे, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। तो शिवालिक की फुट हिल्स पर ये आपका लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड, द फुट हिल ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, और शिवालिक पर ये पाया जाता है इन इंडिया एंड भूटान, भूटान में भी ये पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश और बर्मा। सो बेसिकली अगर मैं इस वाइट बेलीड हेरोन का आपको अगर मैं नेटिव एरिया आपको मैं एरिया बताऊं कि कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, तो ये वो जगह हैं जहाँ पर ये पाई जाती है। कौन कौन सी जगह हैं, पहला आपका फुटिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय की फुटिल्स, उसके बाद में भूटान, उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश एंड बर्मा, ठीक है। इन इलाकों के अंदर वाइट बेलीड हेरोन जो है ये आपका पाया जाता है। क्लियर और नॉट।